स्वाति, रीना, जल्दी करो, देर हो रही है। स्वाति, रीना, इसलिए कहती हूँ देर रात तक टीवी मत देखा करो, फिर दोनों उठने में दिक्कत करती हो। चलो। रीना, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और तुम ये क्या कर रही हो? अपना होमवर्क ख़त्म करो। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में। मेरे आने तक होमवर्क हो जाना चाहिए। ओके ओके, पहले आप जाओ तो सही। यही वो दिन था जब 35 वर्षीय कंचन शर्मा और उसकी दोनों बेटियों स्वाति और रीना को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन उनके लापता होने का एहसास कंचन के पिता को अगले दिन हुआ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. Please try again later. जयन, पापा का फोन है। हाँ पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा था। जयंत, तेरी कंचन से बात हुई क्या? हाँ पिछले हफ्ते हुई थी। क्या बात है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। परसों से उससे बात नहीं हुई, फोन क्यों बंद है समझ नहीं आ रहा। पापा कुछ देर बाद ट्राई करना, हो सकता है दीदी बिजी हो सकता है स्वाति और रीना के स्कूल के पीटीएम में गई होगी, इसलिए फोन बंद रखा होगा। ठीक है। The number you have called is currently switched क्या off. हुआ? अभी स्विच ऑफ आ रहा। अब मुझे चिंता हो रही है। एक काम करिए, जगदीश को फोन लगाइए, वो कंचन के घर जाके देख के आएगा। दादा, ये आगे से लेफ्ट लिया। दादा, आर्क रोड ले लो।
कंचन तो यहाँ नहीं आया, ना उसका फोन ही आया। क्या हुआ? गायत्री जी, उसका फ़ोन बंद आ रहा है, घर पे कोई नहीं है और बच्चियां भी स्कूल में नहीं है। भगवान करे सब ठीक हो। जीजा जी, स्वाति और रीना स्कूल में नहीं है, घर पे भी ताला लगा है। मैंने कंचन की सास से भी बात की, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं है। अब तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब तुम 1B में हमीद अख्तर से पूछो, शायद उसे कुछ पता हो। जी ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। जी हामिद भाई घर पे हैं? जी, वो तो घर पे नहीं है। आप? कंचन शर्मा जो आपके ऊपर रहती है, मैं कंचन का मामा हूँ। ओह अच्छा, आइए ना। जी नहीं, वो दरअसल कंचन घर पे है नहीं, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और बच्चे भी स्कूल में नहीं है। आपको कुछ अंदाज़ा है वो सब लोग कहाँ गए होंगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, लेकिन कल से कंचन को देखा नहीं है और ना ही बच्चियों को बाहर खेलते हुए देखा है। ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जी अजी, मैं हमीद अख्तर की बीवी से मिला, उसने कल से ना कंचन को देखा ना रीना स्वाति को, तीनों में से किसी को नहीं देखा। कंचन कभी अपना फोन बंद नहीं रखती है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। The number you have called is currently switched off. मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कंचन वैसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती है। यही थाना पड़ता है, खरनौल पुलिस स्टेशन। खरनौल पुलिस स्टेशन। PSI अटानु चैटर्जी, खरनौल पुलिस स्टेशन। जी मैं रामेश्वर राठौर बोल रहा हूँ, बरोहाबाद उत्तर प्रदेश से। सर, मेरी बेटी कंचन शर्मा और उसकी 2 बच्चियाँ रीना और स्वाति न जाने कहाँ गायब हो गई है। उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा। वो खरनौल एरिया में ही रहते हैं। उनका फोन बंद है, घर पर ताला लगा है। आपको मिसिंग कंप्लेंट करानी है क्या? पता नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आकर के शिकायत दर्ज करवानी होगी। बाकी फ़ोन पे तो ये सब नहीं हो सकता ना। सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोलकाता आने में हमें टाइम लगेगा ना। दादा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ आकर के शिकायत दर्ज करवानी होगी। अभी मैं और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जयंत बेटा, मैं कल सुबह लखनऊ से फ्लाइट से निकल जाऊंगा। जी पापा, मैं भी कल दोपहर की ट्रेन से निकलूंगा। आपसे कोलकाता में मिलता हूँ ना, आप जगदीश मामा के साथ जाके कंप्लेन कर देना। ठीक है बेटा, मैं टिकट बुक कराता हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम यहीं रुको, तुम्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। नहीं, मैं भी चलूंगी। यहाँ मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं कंचन, रीना, स्वाति, मेरी बच्चियों को क्या हो गया है। सुलेखा, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलो। एक बुजुर्ग दंपति को इतना लंबा सफर तय करके व्यक्तिगत रूप से कंप्लेंट दर्ज कराने क्यों आना पड़ता है? उनके आए बगैर पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? किसी भी तरीके से कंप्लेंट पुलिस तक पहुंचते ही कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हो सकती है? किसी के खुद शिकायत दर्ज कराने के बाद ही क्या जुर्म पुलिस की दखल के काबिल माना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है? ताला तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दो।
अंदर चेक करो। जी सर। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। सर एक कार्ड भी मिला। फॉरेंसिक टीम को बुला लो। जी सर। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम देख रहे हैं। सर मैंने देखा था, आपका ऑफिसर आपसे कुछ कह रहा था। रामेश्वर जी, हमें अपना काम करने दीजिए। आखिर आपको बेडरूम से मिला क्या है? अरे कितनी बार एक ही बात बताऊं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोटो ले रहे हैं, आप बाहर ही रहिए, नहीं तो कोई एविडेंस मिट सकता है। सर हमीद अख्तर यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर उसका कुछ हाथ है। आप उससे पूछताछ कीजिए ना। अगर आपको पहले से सब कुछ पता है तो आप ही कर लीजिए तहकीकात, पुलिस की क्या ज़रूरत है। कंचन के घर में ऐसा क्या मिला था जो परिवार के लापता होने की गुत्थी सुलझा सकता था? क्या उस अहम कड़ी को नजरअंदाज किया जा रहा था, या फिर उनके गायब होने के पीछे कोई और ही राज था जो अगले कुछ घंटों में जाहिर होने वाला था? बेटा ये मुझे कुछ पता ही नहीं रही। पापा मैं कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे कंचन, रीना, स्वाति की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ पापा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को संभालिए। आपको माँ को भी संभालना है ना, बहुत परेशान हो रही है। तो जल्दी आ जा बस। हाँ पापा। सुरेखा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग हमसे क्या छिपा रहे हैं? पता नहीं दीदी, लेकिन हम कल पुलिस के पास जाकर फिर से बात करेंगे। सुरेखा, कंचन का फोन। हाँ कंचन बेटा, कहाँ हो तुम? नहीं सर, मैं राजू बोल रहा हूँ। राजू? सर जी, कंचन और बच्चे इधर पुणे में। पुणे में? वहाँ कैसे चले गए? वो इधर कंचन जी की किसी दोस्त की शादी में आए हुए हैं। राजू मुझे कंचन से बात करनी। वो भी रिसेप्शन में है सर। आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मुझे फ़ोन करने के लिए बोला। कंचन जी और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। दोबारा कीजिए जी। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ बता रहा। नहीं, कंचन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मुझे फिक्र हो रही है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। मुझे लगता है हमीद का इसमें कुछ तो हाथ है। जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं दवाई लिख के देता हूँ, आप ले लेना। इसका मतलब तो वो अपनी मर्जी से गई है और उसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। कंचन कभी अपना फोन बंद नहीं रखती है। वो विधवा है, 2 बच्चों की माँ है। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उससे फोन पे बात होती थी। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो तो फिरोहाबाद भी 2.5 साल से हमसे मिलने नहीं आई। हम ही उससे मिलने आते थे, क्योंकि कंचन कभी भी अपने बच्चों का स्कूल मिस नहीं करना चाहती। और ये राजू जिसने फ़ोन किया, वो 3 साल पहले कोलकाता छोड़कर भोपाल चला गया। फिर वो क्यों फ़ोन करने लगा? देखिए सर, ज़रूर कोई गड़बड़ है। कंचन और उसकी बच्चियों की जान खतरे में है। ये राजू कौन है? एक टैक्सी ड्राइवर। वो कंचन की सास को अस्पताल लाता ले जाता था जब उन्हें किडनी डायलिसिस के लिए ले जाना होता था। ये 3 साल पुरानी बात है, जब राजू शहर छोड़कर चला गया, और तब से आज तक वो कभी किसी के टच में नहीं रहा। रामेश्वर जी,
आप शुरू से ही हमीद अख्तर पर उंगली उठा रहे हैं। उसकी आपकी बेटी कंचन से कोई दुश्मनी? वो मेरी बेटी से घर वापस खरीदना चाहता था। पहले वही उस घर का मालिक था। कंचन ने मुझे कई बार फोन करके बताया कि वो आके झगड़ा करता है उससे। सारे पड़ोसियों को पता है। आप बनर्जी से जाकर पूछिए, हमीद ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था घर वापस लेने के लिए, और रेट के मामले में कंचन को चीट कर रहा था। कंचन उसे घर वापस नहीं बेचना चाहती थी। सर, कंचन के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपनी बच्चियों के स्कूल के पास ही घर खरीदना चाहती थी। उससे पहले तो वो अपनी सास के घर में ही रह रही थी सर। और इस घर के बारे में राजू ने ही उसे बताया था। घर कहाँ है? खानोन एरिया में, स्वाति और रीना के स्कूल के एकदम पास है। और मैं हमीद अख्तर को अच्छे से जानता हूँ, घर के जो मालिक हैं। अच्छा, तो फिर मीटिंग करा दो, मैं पापा को बुला लेती हूँ। ठीक है। 2A फर्स्ट फ्लोर पे। कंचन ने यह घर सलामी सिस्टम में खरीदा था। देखिए, सलामी सिस्टम मुझे मंजूर है। आप एक काम कीजिए, आप 18 लाख रुपए मुझे दे दीजिए और 2 साल तक हर महीने 1500 रुपए किराया देते रहिएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 साल के बाद अगर आप ये घर बेचना चाहें तो इसे खरीदने का पहला मौका आप मुझे देंगे। अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन कर देंगे। सलामी सिस्टम ये एक रेंट एंड बाय सिस्टम है। घर को मार्केट रेट से थोड़े कम दाम में बेचा जाता है और उसे खरीदने वाले को एक सुनिश्चित समय तक किराया देना होता है। किराया देने के तय समय के बाद खरीदार को घर का पोजीशन मिल जाता है। और अब जबकि वो समय खत्म हो गया था, हमीद उस घर को वापस खरीदना चाहता था। कंचन रेंट टाइम से देती रही। वो फिक्स टाइम भी साल भर पहले खत्म हो गया, लेकिन पिछले 6 महीने से हमीद वो घर वापस चाह रहा था। वो कंचन पे दबाव बना रहा था और ऊपर से पैसा भी मार्केट रेट से बहुत कम दे रहा था। 30 लाख रुपए तो बहुत कम है हमीद भाई, मार्केट रेट तो इससे कहीं ज्यादा है। देखिए कंचन जी, हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी है और फिर मैं आपको एडवांस भी दे चुका हूँ। अब आप अपनी जबान से मुकर रही हैं। हमीद भाई, आप मुझे चीट कर रहे हो। मैंने मार्केट रेट पता किया है। अभी मुझे इस घर के कम से कम 40 लाख रुपए मिलेंगे। आपने मुझे पहले भी चीट किया है। जब आपने ये घर मुझे 18 लाख और 2 साल की रेंट पर दिया था, तब इसकी कीमत 15 लाख रुपए थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट बुलाने की? अरे चीटिंग ही तो कर रहे हैं आप मेरे साथ। मुझे आपका एडवांस नहीं चाहिए, मैं आपको आपका एडवांस वापस कर दूंगी। मुझे कोई और खरीदार मिल जाएगा। हमीद हर रोज उससे घर बेचने के लिए झगड़ता था। अब वो गायब है तो वो इसके पीछे है। सिर्फ इसलिए कि वो उसे घर नहीं बेच रही। सर, आप एक बार उससे पूछताछ करके तो देखिए। मुझे लगता है आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है। जब वो वापस आ जाएगी ना, हमें खबर कर देना। ऐसा नहीं हो सकता। आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको जिस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए आप उससे कर नहीं रहे। हमें मत सिखाओ कि काम कैसे करना है। तो ठीक से करिए ना अपना काम। ये मत समझना कि मैं बूढ़ा हूं तो कुछ भी चलेगा। मैं तब तक इस पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक आप हमीद को बुलाकर उससे पूछताछ नहीं करते। ठीक है, मैं कर लूंगा पूछताछ। नहीं, उसे अभी यहां बुलाइए। मैंने कहा ना बुला लूंगा। कल सुबह आ जाना, बता दूंगा उसने क्या बोला। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पुलिस ने बुलाया। सलाम मलिक साहब। हाँ हामिद, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। वो मलिक साहब, वो पुलिस ने थाने में बुलाया। अगर आप भी साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे। कौन है? मजूमदार है? जी ठीक है, मैं उसे खबर करवा दूंगा। हम कल चलते हैं।
हाँ अकरम, तुम भी साथ चलो और वो अहमद को भी साथ ले लेना, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखो माँ। हम कंचन, रीना, स्वाति तीनों को जल्दी ढूंढ लेंगे। लगातार पुलिस के टच में हैं हम लोग। लेकिन पुलिस भी तो कुछ नहीं कर रही। उन्हें घर में कुछ मिला जिसके बारे में हमें बताया नहीं। मैंने गायत्री जी से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि राजू से वो भी टच में नहीं है। राजू से बात किए अरसा हो गया। भोपाल गई भी तो उसे 3 साल हो गए। गायत्री जी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब माजरा है क्या। बेचारी कंचन दोनों बच्चियों के साथ जिंदगी से जूझ रही थी। भगवान करे तीनों ठीक से रहे। किसी ने राजू से बात की? नहीं। आप लोग मुझे इसका नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा। हेलो। हेलो राजू। हाँ जी, बोल रहा हूँ। राजू, मैं कंचन शर्मा का भाई जयंत बोल रहा हूँ। हाँ साहब, बोलिए साहब। राजू, कल रात तुमने पापा को फोन किया था कि कंचन पूना में है। मैंने फ़ोन किया था। क्या बात करें साहब, कंचन मैडम से बात के 3 साल हो गए होंगे, तो मैं तो भोपाल में हूँ। कंचन मैडम के साथ पूना क्यों जाऊँगा मैं? इसका मतलब कल रात तुमने कंचन के फ़ोन से कॉल नहीं किया था? साहब बताया ना मैंने, मैं भोपाल में हूँ, और कंचन मैडम के फ़ोन से कैसे कॉल करूँगा और क्यों करूँगा? क्या बोला उसने? पापा वो तो कह रहा है कि उसने फ़ोन नहीं किया। हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। सलाम रामेश्वर जी। ये क्या रामेश्वर जी, आप अपनी बेटी के गायब होने का इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं, जबकि 15 लाख रुपए का एडवांस वो मुझसे ले चुकी है, अब तक वापस नहीं किया है। मेरी बेटी, उसकी बच्चियां कहाँ हैं? देखिए रामेश्वर जी, अपनी बेटी की करतूतों का इल्ज़ाम आप मुझ पे लगा रहे हैं, ठीक बात नहीं है। कंचन अपनी मर्जी से ही कहीं गई है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, सच यही है। आप जितनी जल्दी इसे मान लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। आपने हमें से पूछताछ की? हाँ की है, वो इसमें शामिल नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि हमीद ने हमें बताया है कि क्यों कंचन अपने गायब होने का नाटक कर रही है, क्यों ऐसे हालात बना रही है कि सबको लगे कि उन लोगों को कुछ हो गया है। ऐसा क्या बोला हमीद ने? रामेश्वर जी, आपकी बेटी कंचन का राजू के साथ अफेयर है और लोगों ने कई बार उन दोनों को एक साथ देखा है। मजूमदार, मैं अमित को अच्छे से जानता हूँ। इसने बताया कि घर के 15 लाख रुपए वो कंचन को दे चुका है। अब वो कहती है कि घर नहीं बेचना, पैसे लौटाने की बजाय उन्हें लेकर अबू चक्कर हो गई। साहब, उसे गायब करने में मेरा क्या फ़ायदा? घर तो मुझे मिलने से रहा, वो अब भी उसी के नाम पर है। असल बात तो यह है साहब कि उसका राजू के साथ चक्कर चल रहा था, भाग गई उसके साथ। साहब, 27 फरवरी को मैं दुकान पे था, मैंने उसे और बच्चों को राजू के साथ जाते देखा। साहब, मैं बीवी बच्चे वाला इज्जतदार आदमी, सारा मोहल्ला जानता है। फजूल में मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर, मैं इनकी गारंटी देता हूँ, मैं हामिद भाई को बरसों से जानता हूँ, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वो अपने अफेयर के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी, इसलिए घर से भाग गई और ये ड्रामा खड़ा कर दिया। वो जो फ़ोन आया था कि वो पुनः शादी अटेंड करने गई थी, वो राजू और उसी का प्लान होगा। उसके माँ बाप को फालतू में लग रहा है जैसे उसे कुछ हो गया।
असल में सारा खेल जो है उसी का रचा है। देखिए यही सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो घर वालों को तो हमेशा ऐसा ही लगता है ना। ऐसा नहीं है सर। 4 साल पहले जब हमारे जीजा जी की मौत हो गई, उसके बाद हमने कंचन को कई बार दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन उसने हर बार मना किया। फिर वो ऐसा क्यों करेगी? देखिए, उसने दोबारा शादी सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उसे बच्चों की फिक्र थी। उसे हमारे घर वालों ने कभी शादी के लिए रोका नहीं, तो फिर वो किसी के साथ भागेगी क्यों? सर ये हमीद सबको गुमराह कर रहा है। सारी कहानी उसी की बनाई हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी भाग गई है और आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी नातिन और मेरी बेटी गायब है और आप उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आपको उसके घर से ऐसा कुछ मिला जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। मिले हुए आप सब हमीद की तरफदारी कर रहे हैं और मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जबान संभाल कर रखो। तुम्हारी बेटी भाग गई है, सीधा सीधा प्यार मोहब्बत का मामला है। कंचन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने अफेयर के बारे में आपको बता सके, और आप लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पीछा छोड़ो हमारा, और जब बेटी का पता मिल जाए तब आ जाना। उससे पहले परेशान मत करना, बता रहा हूं। छोड़ के आओ उनको बाहर। चलो चलो बाहर चलो। मेरी बच्ची। थोड़ा लेट कर दिया हामिद भाई आपने। गुफरान, तुझे दुकान चाहिए तो बोल, अच्छे रेट में दूंगा। अभी तो नहीं, मैंने दूसरी जगह डील फाइनल कर ली है। अच्छा ठीक है, तेरी नज़र में अगर कोई है तो मुझे बताना, मुझे दुकान बेचनी है। ठीक है भाई, बताता हूँ। जीजा जी, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। वो क्राइम ब्रांच के डीसीपी को जानता है। उसने कहा है कि हम उनसे जाकर मिल लें, वो डीसीपी साहब से बात कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सर, मेरी बेटी और मेरी नातिन की जान खतरे में है और पुलिस से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है कि वो भाग गए। मैं अपने बच्चों को ज्यादा जानता हूं या यहाँ की पुलिस जानती? पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। उनके लिए किसी के खो जाने का जैसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे होम टाउन से आए बिना वो मेरी कंप्लेंट तक दर्ज करने को तैयार नहीं थे। फिर एक आदमी हमीद एक मनगढ़ंत कहानी बताता है और पुलिस उसे परम सत्य मान बैठी और मुझे भी उस सच को मानने के लिए मजबूर कर रही है। पुलिस को मेरी बेटी के घर से ऐसा कुछ मिला है जो हम सब से छुपाया जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। परवेज एक इंपॉर्टेंट केस है। खरनौल इलाके से 3 लोगों का परिवार लापता है, एक माँ और उसकी 2 बेटियां। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी टीम अब इस केस को हैंडल करे। सर, इट्स एन अर्जेंट मैटर। श्योर सर। आपकी बेटी और आपकी नातिन आपको मिल जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि उन्हें खोजने में हमारी टीम कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। थैंक यू सर। सर, इंस्पेक्टर मजूमदार इस केस को हैंडल कर रहे हैं। अब तक की प्रोग्रेस का पता करो। 1 घंटे में मुझे सारी रिपोर्ट इस टेबल पे चाहिए। सर, इस
केस में जांच करने लायक कुछ है नहीं। वो रामेश्वर राठौर बेकार में हल्ला मचा रहा है। दरअसल उसकी बेटी किसी ड्राइवर के साथ भाग गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पूरे घर का मुआयना किया था, राइट? जी जी, फोटोग्राफ्स भी लिए थे। इस फाइल में आपको सबके बयान और केस की सारी डिटेल मिल जाएगी। कंचन शर्मा और उसकी बेटियों को आखिरी बार 26 फरवरी को देखा गया। सर यही वो दिन है जब बच्चे भी आखिरी बार स्कूल गए थे। और आज है 3 मार्च, मतलब माँ और बच्चों को गायब हुए 5 दिन हो चुके हैं। और सर रामेश्वर जी का कहना है कि उनकी बेटी कंचन के साथ उनकी हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पे बात हुआ करती थी। सर अचानक एक आदमी राजू रामेश्वर जी को फ़ोन करके बताता है कि उनकी बेटी कंचन पुणे आई हुई है किसी शादी को अटेंड करने। सर जी, कंचन और बच्चे इधर पुणे में। क्योंकि हो सकता है झूठ हो, क्योंकि रामेश्वर जी के मुताबिक वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी के साथ टच में रहते थे फ़ोन पर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बेटी अपने फादर को बिना कुछ बताए कहीं भाग जाएगी? कंचन शर्मा पूना में किसी शादी में शिरकत करने गई है, रामेश्वर जी को इस बात की भी कोई खबर नहीं। सर मैं उसके माँ बाप से मिला हूँ। कंचन 2 साल से कोलकाता के बाहर नहीं गई है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के घर पिरोहाबाद भी नहीं गई है। मेरी बेटी अपने बच्चों की स्टडी को लेकर बहुत सीरियस थी। जब उसके पति का रांची ट्रांसफर हो गया तो वो तब भी उनके साथ नहीं गई। वो बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं चाहती थी। स्कूल टर्म के बीच में वो किसी की शादी में क्यों जाएगी? और अगर गई भी तो स्कूल में खबर करती, हमें खबर करती। सर लगता नहीं है कि उसके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। खरनौर पुलिस ने इस केस में बड़ा ही ढीला रवैया अपनाया, लेकिन हमें डबल स्पीड से काम करना है, क्योंकि माँ और बच्चों को गायब हुए ऑलरेडी 5 दिन गुजर चुके हैं। रामेश्वर जी हमीद अख्तर को सस्पेक्ट मानते हैं। सर फोरेंसिक्स को घर में खून के धब्बे भी मिले। फोटोग्राफ्स। अंशुमन सर, राजू को ट्रैक करो, कंचन के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, क्योंकि रामेश्वर जी के मुताबिक उन्हें आखिरी फ़ोन कंचन के फ़ोन से राजू ने किया था। सर विष्णु, हामिद अख्तर पर नज़र रखो, उसका कच्चा चिट्ठा निकालो। सर लेट्स क्रैक द केस। और फिर कंचन और उसकी दोनों बच्चियों स्वाति और रीना को ढूंढने की एक ईमानदार कोशिश शुरू हुई। इस बार ऐसे ऐसे एंगल्स को कवर किया गया जिन्हें या तो पहले छोड़ दिया गया था या फिर मिस कर दिया गया। कोशिश कर रहा हूँ अमित भाई, ग्राहक ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। वैसे वो गुफरंग का क्या हुआ? वो भी अब दुकान खरीदना नहीं चाहता। देख बबलू, टाइम बहुत कम है। मुझे हमीद अख्तर की सारी छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, वो भी आज शाम तक। फुल ट्राई मारता हूँ साहब, जितना हो सके खुद निकालूंगा। 4445766676। सिर्फ यही नंबर था कंचन के पास? जी, सालों से। राजू का नंबर 444789878। अंशुमन टैगोर, क्राइम ब्रांच। मुझे शाम तक कंचन शर्मा और राजू गुप्ता दोनों के नंबर्स सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, शाम तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हेलो, राजू गुप्ता जी बोल रहा हूँ। क्राइम ब्रांच कोलकाता। जी 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 साहब। तुमने कंचन शर्मा के मोबाइल से उसके पिता को फ़ोन किया था? साहब उन लोगों का भी फ़ोन मेरे पास आया था साहब, उनको भी मैंने बता दिया साहब। मैं आपको भी बता दूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता कि कंचन मैडम कहाँ है। मैंने तुमसे ये तो पूछा ही नहीं कि कंचन शर्मा कहाँ है। मुझे बली का बकरा बनाया जा रहा है साहब। मैं एक साधारण टैक्सी चलाने वाला आदमी हूँ साहब, जिसने कभी कंचन मैडम की मदद की थी, बस। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा कॉल करूँगा, लेकिन याद रखना अगर फ़ोन बंद मिला तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हेलो, हमीद अख्तर जी। परवेज शेख, क्राइम ब्रांच। क्या हुआ साहब? तुम्हें बिरयानी खिलानी है। तुम यहाँ आ रहे हो या मैं लेकर आऊँ? आता हूँ साहब। जल्दी आओ। आप हामिद को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं साहब? अभी तो हमने एक सवाल भी नहीं पूछा है, अभी से आपको हमीद परेशान लगने लग गया और आप सब आए इसके वकील बन के। तो आप ही बताइए साहब, मैं क्या करूं? एक तो मेरे सारे पैसे डूब गए, ऊपर से सारे लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी उस औरत के लिए जो किसी और के साथ भागी। साहब 26 फरवरी को मैं किसी की शादी में था। देखिए ये रहा सबूत। अहमद के रिश्तेदार की शादी। अहमद और अकरम दोनों मेरे साथ हैं। और मैंने कब कहा कि
कंचन और उसके बच्चे 26 फरवरी को ही गायब हुए, पहले भी हो सकते थे। हाँ, कंचन के फादर को उनके गुमशुदा होने की इतला 27 फरवरी को मिली। आप बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं साहब? आपको हमीद पे शक है ना, तो सबूत पेश कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ये बेकसूर है। नेताजी आप कह रहे हैं? हमने तो सुना है कि एक पॉलिटिशियन जो कहे मतलब उसका बिल्कुल उल्टा निकालना चाहिए। फोन नंबर क्या है तुम्हारा? 444-980-9. आराम से। 444-980-989. ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा, और जितनी बार मन होगा उतनी बार बुलाऊंगा। ज़्यादा कुछ नहीं साहब, मगर हामिद का खरनोल एरिया में एक दुकान है। कॉस्मेटिक की दुकान है साहब, पिछले कुछ दिनों से बंद है। और कुछ? छोटी सी बात है मगर कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप देखो। 26 फरवरी की दोपहर को हामिद और कंचन की बिल्डिंग में 2 बड़े ट्रंक डिलीवर हुए। ठीक है, कान खुले रख और जितना हो सके पता कर। ठीक है सर। सर, कंचन शर्मा के फ़ोन की लोकेशन तो कोलकाता ही दिख रही है। इसका मतलब है राजू ने रामेश्वर जी को जो कॉल पूना से की थी, दरअसल वो कॉल पूना से नहीं कोलकाता से ही की गई थी। नहीं सर, राजू की लोकेशन हमेशा भोपाल ही दिख रही है। तो फिर वो कॉल किसने की थी? हामिद अख्तर? सर, इसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कुछ अजीब नहीं मिला है। इतना तो पक्का है कि 27 फरवरी की रात को कंचन शर्मा का फ़ोन किसी के पास था, जिससे उसने रामेश्वर जी को फ़ोन किया। लेकिन सर, फिर अकरम ये क्यों बोल रहा है कि उसने कंचन और उसकी बेटियों को राजू के साथ जाते हुए देखा? हो सकता है उनका किडनैप किया गया। लेकिन अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया है। शायद मामला ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा है। सर, जो 2 ट्रंक हमीद और कंचन वाली बिल्डिंग में आए थे, वो हमीद और ग्राउंड फ्लोर वाले बनर्जी के यहाँ तो पक्का डिलीवर नहीं हुआ। जी नहीं, मैंने किसी भी ट्रंक का ऑर्डर नहीं दिया था। आपने किसी ट्रंक को ऊपर जाते हुए देखा था? जी नहीं, हमें तो देखी नहीं बा। जी, हमने तो कोई ट्रंक नहीं खरीदे। और सर, कंचन शर्मा वाले फ्लोर पे जो दूसरा घर है वो कई सालों से बंद है। क्या ये हो सकता है कि उन ट्रंक्स का ऑर्डर कंचन शर्मा ने दिया हो? सर, मैंने फॉरेंसिक्स की सारी डिटेल चेक की है, उन्हें घर में कोई भी ट्रंक नहीं मिला है। अकरम को बुलाओ। सर। नहीं साहब, कंचन और उसके बच्चों के साथ कोई ट्रंक नहीं थे। मेरी दुकान तो कोठी के सामने ही है, मैं पूरे दिन वहीं रहता हूँ। मैंने किसी ट्रंक को आते नहीं देखा। ठीक है, जाओ। सर, पुरानी बस्ती में ट्रंक्स की एक होलसेल मार्केट है। सुबह सबसे पहले इस मार्केट में चेक करो। आई एम श्योर ये अकरम झूठ बोल रहा है। आज 5 दिन हो गए, कंचन की कोई खबर नहीं। तुम फिक्र मत करो माँ, वो लोग हमें जल्दी मिल जाएं। मुझे तो हमेशा से उसकी फिक्र रहती थी। वो बेचारी अकेली तो छोटे छोटे बच्चियों के साथ हमसे इतनी दूर रह रही थी। वो ठीक तो होगी ना? नहीं, हमें तो घर के अंदर कोई ट्रंक्स नहीं मिले। लेकिन ट्रंक्स तो उसी बिल्डिंग में डिलीवर हुए थे, वो भी हमीद और बनर्जी के घर के अलावा कहीं और। विष्णु, मैं बोल रहा हूँ ना,
अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ शक करने लायक या कुछ अजीब लगता तो मैं तुरंत कुछ करता। सच यही है कि वो औरत भाग गई है और तुम देख लेना कुछ दिनों बाद खुद ही सामने आ जाएगी। घाव तो भर गया है, पर निशान जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो, हाँ मलिक भाई। मलिक भाई, वो बार बार पूछताछ करने के लिए मेरे घर चले आते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं ऊपर बात करके कह दूंगा कि वो लोग तुम्हें परेशान करना बंद कर दें। जी। अरे अकरम, उन्होंने अहमद से कुछ पूछा क्या? मालूम नहीं, अहमद ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्हें वो ट्रंक के बारे में मालूम चल गया। जी साहब, एक खरनौल इलाके की जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो ना, वहाँ हमने डिलीवरी की थी ट्रंक की। कौन से घर में? एक मिनट साहब। इधर तो सिर्फ बिल्डिंग का नाम लिखा है, घर का नहीं लिखा साहब। ये आदमी था जिसने ऑर्डर दिया था? नहीं साहब, वो कोई यंग लड़का था। रसीद दिखाओ। जी साहब। ट्रिपल 4321435। 1 घंटे के अंदर इस नंबर की सारी डिटेल्स मेरी टेबल पर चाहिए। कंचन अपनी बेटियों के साथ जिस घर में रहती थी, वहां 2 संदेश पर ट्रंक्स की डिलीवरी हुई थी। कुछ ऐसे फोन नंबर्स थे जो रहस्य के पर्दे में काम कर रहे थे। 5 दिन गुजर चुके थे, पर कंचन शर्मा और उसकी बच्चियों का अब भी कुछ अता पता नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उसके साथ साथ उनके गायब होने का राज भी गहराता जा रहा था। गुफरान नाम है साहब उसका। बबलू, ये माजरा क्या है? 2 दिन पहले हामिद ने अपनी दुकान बेचने की बात की थी गुफरान से। गुफरान, तुझे दुकान चाहिए तो बोल, अच्छे रेट में दूंगा। साहब, 1 साल पहले जब गुफरान उसकी दुकान खरीदना चाहता था, तब हामिद ने बेचने से मना कर दिया, पर अभी अचानक सस्ते में बेचने को राजी हो गया है। इस गुफरान को बोल क्राइम ब्रांच ऑफिस में आके जरा हाजिरी दे। सर, जो नंबर ट्रंक की दुकान की रसीद में मिला था वो बंद आ रहा है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो नंबर किसी एक दूसरे नंबर के लगातार टच में है। ये नंबर किसी मुदस्सर आजम का है। उसका ठिकाना भी खरनौल एरिया है। उठा लो उसे। सर। साहब मैं गुफरान। बैठो। गुफरान, मैं तुमसे उस दुकान के बारे में जानना चाहता हूँ जो हमें तुम्हें भी बेचना चाहता था। साहब, मैं 1 साल पहले उसे खरीदना चाहता था, तब दुकान खाली पड़ी थी, लेकिन हामिद भाई बेचना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने वहाँ कॉस्मेटिक का धंधा शुरू किया। अब अचानक मेरे पास आई कि मुझे दुकान बेचनी है, वो भी सस्ते दामों में, लेकिन अब मैं नहीं खरीदना चाहता। इस हमीद को तुम काफ़ी पहले से जानते हो ना? हाँ साहब, जानता हूँ, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। गुफरान, हमीद ने कंचन की फैमिली के साथ कुछ किया है क्या? अभी मत कहना तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सुना है साहब, सब सुना है, लेकिन मैं जानता कुछ भी नहीं। साहब, पहले तो हमीद भाई एक आम इंसान हुआ करते थे जैसे कि हम सब, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से वो थोड़े से अकड़ू और चिड़चिड़े हो गए और दिखावा भी करते हैं। ये सब जब से वो लोकल नेता मलिक के करीब हो गए, तब से ऐसा हुआ। ठीक है, समझो। साहब, जब हमीद भाई ने मुझे दुकान बेचने की बात की, तो मुझे लगा कि अचानक क्यों बेचना चाहते हैं। मैंने एक बार वहां जाकर पता भी किया था। दीपन भाई, ये हामिद का कोई परेशानी चल रहा है क्या? मालूम नहीं, सब कुछ तो अच्छा चला था हामिद भाई का। फिर ये बेचना क्यों चाहता है? पता नहीं भाई, 2 दिन से दुकान बंद पड़ी है। उसके पहले कुछ खुदाई का काम चल रहा था दुकान में।
क्या हुआ अमित भाई, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं दादा, वो लीकेज था, उसे ही ठीक करा रहा। मुझे अजीब लगा था साहब, उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था, तो क्यों इतने कम दामों में बेचने की बात कर रहे थे? मुदस्सर जी, क्या हुआ साहब? कहाँ ले जा रहे हो? ये राशिद कौन है? राशिद? राशिद कौन साहब? वही जिसने पुरानी बस्ती मार्केट में 26 फरवरी को 2 ट्रंक खरीदे थे। मुझे नहीं मालूम साहब। ठीक है, हिरासत में सब याद आ जाएगा। ये दुकान में खुदाई और 2 ट्रंक, क्या इनका आपस में कोई ताल्लुक हो सकता है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत हो। सर, रामेश्वर जी आए हैं। बुलाओ उन्हें। हमारे हाथ कुछ लगा है। एक शख्स है मुदस्सर, शायद वो कुछ जानता हो। अब सब कुछ सच सच बोल दे, नहीं बोलेगा तो मुश्किल में पड़ेगा। ये मैं सच बोल रहा हूँ। बोलता हूँ साहब, सब कुछ सच सच बोलता हूँ। 2 लोग और शामिल हैं, हनीफ शेख और शबीर गनी। सर, आपको क्या पता चला है? शाम तक बताऊंगा आपको। सर, हमें यहाँ आए हुए 6 दिन हो गए और हर वक्त यही लगता है कि जैसे कोई बुरी खबर होगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता हम आपको कुछ नहीं बता सकते। सो प्लीज़ शाम तक वेट कीजिए। अरे साहब, आप मुझे लेके कहाँ पे जा रहे हो? मुझे अरे साहब, मुझे ये तो बताओ मैंने किया क्या? साहब, मुझे, अरे साहब छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो आप? साहब, मैंने किया क्या है? हेलो अमीन, परवेश शेख, क्राइम ब्रांच। अब क्या हुआ साहब? थोड़ी बिरयानी बच गई है, जल्दी आ जाओ। आता हूँ साहब। तुम हमेशा अपने साथ ये बारात लेकर क्यों चलते हो? क्यों इसे परेशान कर रहे हैं साहब? बात ऊपर तक ले जानी है क्या? नेताजी, ऊपर नीचे रहने दीजिए। इन तीनों बंदरों को तो मैं अंदर डाल रहा हूँ, लॉकअप में बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इनका कच्चा चिट्ठा मेरे सामने खुल चुका है। कहीं आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? लेके जाओ इन्हें। क्या कर साहब? मैंने साहब, मेरी बात तो सुनो साहब। ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इन तीनों से तो मैं सच उगलवा लूंगा, लेकिन अगर इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इन तीनों के साथ साथ मुझे आपको भी लॉकअप में डालना पड़ेगा। आप प्लीज़ अपनी कार्रवाई कीजिए। इधर है साहब। ये निशान कंचन की बेटी स्वाति ने तुम्हें यहां काटा था ना? तुम्हारे कजिन मुदस्सर ने हमें सब कुछ बता दिया है, एक एक डिटेल। बोलता हूँ सब, सब कुछ सच सच बोलता हूँ। 25 फरवरी से 26 फरवरी सुबह तक तुम्हारी दुकान में खुदाई चल रही थी। मुझे भी अजीब लगा सर। उसने कहा लीकेज है, उसके बाद ना तो उसने कभी दुकान खोली और ना ही कभी मजदूर दिखाई दिए। रात भर खुदाई चली साहब,
26 की सुबह मजदूरों ने पहली चाय मेरी दुकान से पी। क्या पूरी रात काम कर रहे थे क्या? हाँ, सेठ बोले रात को ही करना पड़ेगा, बड़ी जल्दी थी उनको। किस लिए कर रहे थे खुदाई? हमें क्या पता, खोदने के लिए बोले थे, खोद डाला, फिर वो बोले कि खुद ही भर देंगे। इस सब से मुझे क्या लेना देना साहब? हमें सब कुछ पता चल चुका है। मुदस्सर के साथ हमारी एक टीम तुम्हारी दुकान में मौजूद है। कंचन ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि वो घर मुझे ही बेचेगी। 2 साल के बाद अगर आप ये घर बेचना चाहें तो इसे खरीदने का पहला मौका आप मुझे देंगे। नहीं, कंचन ने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था कि वो जब भी घर बेचेगी उसका सबसे पहला ऑफर तुम्हें देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने मुझे चीट कहा था। हमीद भाई, आप मुझे चीट कर रहे हो। आपने मुझे पहले भी चीट किया है, जब आपने ये घर मुझे 18 लाख और 2 साल की रेंट पर दिया था। मैं उसे एडवांस पैसे भी दे चुका था, वो वापस नहीं लौटा रही थी। उसने वादा किया था कि वो तुम्हें तुम्हारा एडवांस लौटा देगी। मुझे आपका एडवांस नहीं चाहिए, मैं आपको आपका एडवांस वापस कर दूंगी। वो घर मेरा था, फिर भी मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मैं मार्केट रेट से ही उससे घर खरीद रहा था, फिर भी वो हमेशा। नहीं, तुम उसे मार्केट रेट के हिसाब से घर नहीं खरीद रहे थे, तुम उसे धोखा दे रहे थे। मैं उससे थक चुका था। एक घर के लिए तुमने एक औरत, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। क्या लगा था तुम्हें तुम कुछ भी करोगे और एक लोकल पॉलिटिशियन की मदद से इस सब से बच निकलोगे? ये बेरहम था, भयानक था, क्रूर था। और ये सब इसलिए क्योंकि हमीद जिस कीमत पर घर खरीदना चाहता था, कंचन उस कीमत पर बेचने को राजी नहीं थे। इस अपराध में भागीदारी नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें पैसा बनाने का यह अच्छा मौका लगा था। 26 फरवरी की सूनी दोपहर में कंचन और उसकी बेटियों को अचानक एक आदमी के हैवानी इरादों का शिकार होना पड़ा। मेरा घर है वो, मेरा। और उसको बेचना चाहती, उसको बेचने नहीं दूंगा। तुम लोग साथ दोगे मेरा? अच्छा पैसा दूंगा, ऐश करना उससे। हाँ? सुनो, चाहे जितना भी टाइम लगे, कल सुबह तक एक काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? हनीफ 4 बजे तक ट्रंक लेकर आ जाना, ठीक है? मुदस्सर, शबीर 1 बजे तक घर पहुंच जाना। दोपहर में हम सब तैयार होंगे। उसी वक्त जो है कंचन जाती है सब्जी लेने के लिए। दोनों लड़कियां अकेली होंगी घर में। रीना, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और तुम ये क्या कर रही हो? अपना होमवर्क खत्म करो। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में। रीना, दरवाजा खोल दो। जी दीदी। जी अंकल। अब बेटा, वो तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि बाथरूम में लीकेज है, मैं प्लम्बर को लेके आया। आइए अंकल। ट्रंक का है? हाँ, मैं ऑर्डर तो दे आया था, 4 बजे तक आ जाने चाहिए। 4 बजे तक आ जाएगा। इसकी बॉडी साफ कर दो और घर का सारा सामान इधर उधर कर दो।
बॉडी कहाँ है? बाथरूम में, चलो। रुको, नीचे कुछ लोग हैं, अभी बाहर नहीं ले जा सकते। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एक काम देर रात करते हैं, सुबह होने से पहले। उस वक्त सभी लोग गहरी नींद में सोए होंगे। शबीर एक काम कर, तू नीचे जाके डी और परफ्यूम लेके आ। लाशें जल्दी ही बदबू मारना शुरू कर दी। चल जल्दी जा। अच्छी तरह से सूख जाने दो, फिर सारा सामान जो है जैसा था वैसे ही रख देंगे, ठीक है? पक्का इन दोनों को भी पता था कि तुमने कत्ल किया। क्या ये दोनों भी इसमें शामिल थे? अरे अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम से घर लौट रहा था। मैंने देखा दुकान के अंदर तुम लोगों ने क्या किया, लेकिन मैं इन लोगों को जानता नहीं था, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं चुप रहूँगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। लेकिन हामिद भाई, चुप रहने की हिम्मत तो देनी पड़ेगी ना। तुझे इसमें क्या मिला? क्या हुआ? पता नहीं अकरम भाई, पहला वाले पे कुछ तो हुआ है। फिर मैंने सुना कि हामिद भाई पे पुलिस को शक हो गया, फिर समझ गया मैं। अरे हामिद भाई, जरा इधर तो आइए। हाँ अकरम। हामिद भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों? नहीं, वो आज पुलिस आई थी ना, परसों मैंने टेम्पो देखा और आपके दोस्त है ना हनीफ भाई, इनको ऊपर ट्रंक ले जाते हुए देखा था। सुना है तभी से 3 लोग गायब हैं। बस यही सब पूछना था। देख अकरम, तूने कुछ नहीं देखा, समझा ना? हामिद भाई, काला चश्मा लगाने के लिए आप समझ रहे हो ना? 3 कत्ल किए,
और 2 लोगों को पैसा खिलाया इस सब पर पर्दा डालने के लिए, और बाद में लोकल पॉलिटिशियन को साथ में लेकर आए। ये नेताजी का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था? हेलो, जयंत, क्राइम ब्रांच से प्रवेश शेख। हाँ सर, कुछ खबर? जी, जयंत, क्या कहा उन्होंने? जयंत, क्या कहा उन्होंने? अब उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। जी परवेज साहब, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसने 3 मर्डर किए हैं। मुझे तो बस ये था कि इसने कंचन को कुछ एडवांस दिया था और वो लौटा नहीं रही थी। इसी ने मुझसे कहा कि पुलिस इसे बेवजह परेशान कर रही है, इसलिए मैं बीच में आया साहब। मलिक साहब, इस हमीद का कहना है कि उसकी आपसे काफ़ी पुरानी पहचान है। उसने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी जुटाया है, इंतज़ाम किया है, इसीलिए आप उसके बचाव में आ रहे थे बार बार। सही है साहब, लेकिन ये हत्यारा, ये मुझे पता नहीं था, माँ कसम साहब। सर मैंने तो सारा केस प्रोसीजर के मुताबिक ही हैंडल किया था सर। तब तक हमें उतनी ही लीड मिली थी सर। तो सर वैसे उसके फादर को कंचन के मोबाइल से ही फ़ोन आया था, तो हमें लगा कंचन भाग गई है सर। रामेश्वर अब भी इस केस को लगातार फॉलो कर रहे हैं और इस केस के डेवलपमेंट के बारे में पुलिस से संपर्क में हैं। उन्होंने खरनौल पुलिस के एक ऑफिसर के खिलाफ ढीले तरीके से काम करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट ना करने के लिए एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की है और इस बात का भी जवाब मांगा है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किए बिना उनकी बेटी पर गलत लांछन क्यों लगाए गए। जिसने इस केस को सॉल्व किया, उस दूसरी पुलिस टीम को पता चला कि हमीद अख्तर का खरनौल पुलिस से काफी करीबी रिश्ता था। वो रेड वगैरह के लिए उन्हें एक्स्ट्रा वाहन मुहैया कराता था और पुलिस अफसरों के ट्रैवल के लिए उनके टिकट्स भी बुक कराता था। लोकल पुलिस ने घर में मिले खून के धब्बों को क्यों नजरअंदाज किया था? क्यों वो अपनी ढीली जांच से सबको गुमराह कर रहे थे?
वो क्यों इस केस को एक औरत के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने के केस का रूप देकर बंद करने की जल्दी में थे? क्या होता अगर लड़की के पिता ने जी जान लगाकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की होती? क्या होता अगर सेकंड पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया होता? जब राज्य की मशीनरी की किसी किस्म की कोई जवाबदेही ही ना हो तो राज्य की हालत को खस्ता ही कहा जाता है। कितनी दयनीय हालत है कि एक परेशान पिता जब अपनी बेटी की खैरियत के लिए पुलिस स्टेशन में फोन करता है तो पुलिस तब तक कुछ भी करने से मना कर देती है जब तक कि वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं आता, चाहे इस बीच कितना ही अहम वक्त बर्बाद क्यों ना हो जाए। क्या प्रशासन की खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत है? क्या हमारे द्वारा चुने हुए प्रशासनिक नेता कभी इन सब कमियों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने चाहिए? वो 5 आरोपी अभी हिरासत में हैं, उनमें से एक मुदस्सर नाबालिग है। हमीद, हनीफ और शब्बीर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या करने के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए, धारा 34 के तहत एक ही मंशा से कई लोगों द्वारा कार्य करने के लिए और धारा 378 के तहत चोरी करने के लिए बुक किया गया है। अकरम और अहमद को आईपीसी की धारा 203 के तहत जुर्म के संबंध में झूठी जानकारी देने के लिए, धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए और धारा 34 के तहत एक ही मंशा से कई लोगों द्वारा कार्य करने के लिए बुक किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि लोकल पॉलिटिशियन मलिक इस अपराध के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू होना और सिद्ध होना अभी बाकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।